और नई वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप पूरी एक सीट अपनी निकाल के रख लेंगे इस वैकेंसी में। तो इसमें हम 2019 का जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैं आपको 70 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टोटल 11वीं वीडियो है, इससे पहले 10 वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, 2019 वाले की ये मेरी चौथी वीडियो है। उससे पहले की जो बाकी 6 वीडियो हैं वो अलग अलग पेपर पे हैं, जो पिछले साल आपके ही पीजीडी के एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो 71 का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर सोल्यूशन विल शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, सभी के यहाँ पर कंसेंट्रेशन इक्वल दे रखी है, तो आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। आपने ये एक रिलेशन पढ़ा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका दो चीज पे डिपेंड करता है। एक, आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप कोई सोल्यूट मिला देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाएगा। आप एक बात ये याद रखें, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी ये बात आपको पता है। दूसरी बात, यानी कि सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा आप अमाउंट डालते जाएंगे उतना ज़्यादा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी कि एक तो वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर। दिस इज मोलैलिटी, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, मोलैलिटी। ओके मेरे साथियों, ये मोलैलिटी हो गई है। और दूसरा केबी, केबी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको गिवन होगा। और दूसरा वो डिपेंड करता है आई, आई होता है वेंटो फैक्टर। आई क्या होता है? वेंटो फैक्टर होता है। और आप इसको ऐसे समझ लें कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल को बताता है। कई बार कंसेंट्रेशन सेम होती है, जो कि इस क्वेश्चन में दी हुई है, सबकी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 मोलर का सोल्यूशन है। ठीक है ना, मोलर दे रखा है। तो अब वो ये कह रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एक दे रखा है आपको पोटासियम सल्फेट K2SO4, सेकंड दे रखा है पोटासियम नाइट्रेट KNO3, थर्ड इज पोटासियम क्लोराइड एंड लास्ट इज यूरिया। ठीक है, अब यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CO NH2। अब जरा मेरे टीचर्स साथियों, इनको आप डिसोसिएट करके देखिए। 2 ions of potassium and 1 ion of sulfate, total ion बने 3। 2 of potassium 1 of sulfate, 1 of potassium 1 of nitrate, so total ion are 2। और यहाँ पर एक है पोटासियम का और एक है क्लोराइड का, यहाँ भी टोटल आयन है 1। और यूरिया आपका है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटता नहीं है, इसलिए यहाँ ये 1 ही माना जाएगा। तो जिसमें ज्यादा पार्टिकल है, यानी कि जिसमें ज्यादा आई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट में भी बढ़ोतरी ज्यादा होगी। ये टीबी माइनस टीबी नोट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्वेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटासियम सल्फेट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। तो 72 कह रहा है बोथ ऑफ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। किस में इनका सेम साइज है? तो देखो, आपने क्या करा होगा, एक मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होती है हमारी 3D सीरीज। दिस इज 3D ट्रांजिशन सीरीज। और उसके बाद में होता है ये ट्रिबियम। ठीक है ना, एक तो आप पीरियोडिक टेबल प्लीज याद कर लें, इसके बिना आपकी कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब बहुत सारी ट्रिक होती हैं, अगर आप टीचर हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी लर्न करवाते होंगे। ये 4D सीरीज है। और इसके बाद होता है आपका 5D सीरीज होती है। ठीक है, ये दिस इज टंगस्टन। ठीक है, तो इसमें अब मैं जब इतनी पीरियोडिक टेबल लिखी ली है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें देखो, ये 57 है और आपको पता है 57 से, यानी कि लेंथेनियम से लेके हम Lu तक 71 तक हम कुछ एलिमेंट अलग रख देते हैं, इनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से जो आपको ये 72 एलिमेंट है, यानी कि इसके बीच के ये 15 एलिमेंट लेंथेनियम सहित 15, वो हमने अलग रखे हैं। तो इसका मतलब इस सीरीज में मेरे प्यारे टीचर साथियों F ऑर्बिटल जरूर होगा, क्योंकि ये F ब्लॉक एलिमेंट के बाद ही शुरू हो रहे हैं। F ऑर्बिटल होगा। और हमें पता है F का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बहुत कमजोर होता है।
इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है इनकी लास्ट वाली शेल पे बहुत तेज लगता है और इनका साइज घट जाता है। और टीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इनका साइज घट के इतना कम हो जाता है कि इनका साइज लगभग लगभग इससे ऊपर वाली सीरीज के बराबर हो जाता है। इस सीरीज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कि 5D का साइज जो है वो 4D के लगभग बराबर है। तो जैसे ZR और HF का साइज क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ZR और HF का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज क्या होगा, बराबर होगा। टाइटेनियम और जर्कोनियम, T और ZR का साइज बराबर नहीं होता, क्योंकि लेंथेनाइड ने इस चीज को बोलते हैं, साइज के घटने को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब मैं आपको चैप्टर वाइज स्टडी करवाऊंगा, अभी तो हम पेपर वाइज कर रहे हैं, तभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो है ये 5D सीरीज में मिलता है, याद रखें 4D में नहीं मिलता, 3D में नहीं मिलता। तो यानी कि 5D का साइज घट के 4D के बराबर होगा, ना कि 4D का 3D के इक्वल। तो इसमें जर्कोनियम और टाइटेनियम जो है ये तो 3D का है और ये 4D का है, तो इनके साइज बराबर नहीं होते। ऐसे टाइटेनियम और TH है, ठीक है ना, तो ये भी हमारे बराबर नहीं होंगे। ZR और HF जो है वो सेम सीरीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। फिर जिंक और जर्कोनियम दे दिया है, जिंक और कहाँ ठहरा जिंक और कहाँ ठहरा जर्कोनियम, इनके साइज भी सेम नहीं होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और याद रखना, इन एलिमेंट को कहा जाता है प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट। ये 6 एलिमेंट जो है प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट है, Ru, RH, Pd, OS, Ir, Pt। क्योंकि प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार प्लेटिनम पर एसिड और बेस का कोई खास असर नहीं होता, ऐसे ही इन 6 के 6 एलिमेंट पे कोई असर नहीं होता, इसलिए इनको प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। एक बात और याद रखना इसी में ही, कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट इरिडियम है, इसकी लगभग 23 मानी जाती है, इरिडियम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो इरिडियम की है, 118 एलिमेंट है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओस्मियम है मेरे प्यारे साथियों, ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे OSO4 हो गया, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट ओस्मियम है। और 3D में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है मैग्नीज है, जिसकी कितनी होती है, +7। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इनके डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है कुछ। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि इनके पास भी तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको ट्रांजिशन क्यों कहा गया, क्योंकि इनके पास भी डी में 10 थे, इसलिए इनको भी इग्नोर कर दिया, इनको ट्रांजिशन नहीं मानते हम। फिर इनके पास भी तो डी में 10 होते हैं, एक्सेप्शनल केस है ना, तो इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 9 ही रहते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 9 अगर है तो उसको भी ट्रांजिशन कहा जाता है। खैर मैंने बहुत जल्दी में बताया होगा, कुछ कुछ शायद बात समझ में ना ही हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं फिर डिटेल में जब बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फिर एक बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसको मैं डिटेल में बता रहा हूं। लुईस एसिड कौन होते हैं, देखो लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड वो कहलाते हैं जो लोन पेयर को लेते हैं, जो लोन पेयर को लेंगे, को लेते हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होते हैं, दिस इज ई। और लुईस बेस होते हैं जो लोन पेयर को देते हैं, ठीक है ना, जो लोन पेयर को देते हैं, जो लोन पेयर को देते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे टीचर साथियों, जो लोन पेयर को देते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया पे लोन पेयर होता है, ठीक है ना। वाटर है, वाटर पे लोन पेयर होता है, ठीक है। क्लोराइड नेगेटिव है, तो इस पे भी बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। तो जो लोन पेयर को देंगे वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और जो लोन पेयर को लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब आप देखिए बोरोन, कार्बन, बोरोन के पास 3 एटम है, एक तो है BF3 है, तो बोरोन के पास जो अपना एटॉमिक नंबर है, आप ये देखिए बोरोन के पास बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर बोरोन के पास 3 बॉन्ड हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब हो गया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि 6 उसके 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इसके पास है, 2 ये ले सकता है, तो ये और 8 पूरा करने के लिए 2 लेगा, इसलिए ये लोन पेयर को गेन कर सकता है, इसलिए जो लोन पेयर को ले सकता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अब अगर आप देखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर अगर आप बनाएं तो 1s2 2s2 2p1 होता है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1। तो इसने 3 बॉन्ड ये बनाए कैसे, 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, और s में इसके पास 1 रह गया, और p में इसके पास बन गए 3।
तो अब इसने क्या करा होगा, 3 फ्लोरीन को अपने पास बुलाया होगा और कहा होगा चलो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन दो और बॉन्ड बनाओ और मजे करो, ठीक है ना। तो इसके पास ये ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो 2p ऑर्बिटल इसका खाली है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से इसको दे दूं तो देखो इसके 8 पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगा। तो ये जहां से अगर ये लोन पेयर लेगा तो इसलिए ये एसिड है कि नहीं है, इसलिए इनको सबको लुईस एसिड कहा जाता है। बोरोन के ट्राई हैलाइड को क्या कहा जाता है, लुईस एसिड। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, बोरोन के साथ जो है फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। पहले मैं इसका खाली ऑर्बिटल बना लेता हूं, ये वाला जो था ये खाली ऑर्बिटल मैंने यहां दिखा दिया, ये खाली था ना ये, और बाकी इसके साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी जो होता है, फ्लोरीन भी उसी पीरियड का है जिसका कौन है, बोरोन है, ठीक है ना, क्योंकि इसका 9 होता है। तो 9 में 1s2 2s2 2p5 आएंगे, यानी कि इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है। तो ये क्या देखता है, बोरोन पे इसको रहम आ जाता है। बोरोन, अब इसका तो ऑर्बिटल भरा हुआ है भाई, क्यों है भरा हुआ है भाई, इसके बाद तो p में 5 थे और एक शेयर कर लिया इसने किसके साथ, बोरोन के साथ, तो p तो भर गया और बोरोन खाली है। तो इसको तरस आ जाता है, कहता है मेरे पास भी 2p ऑर्बिटल है और तेरे पास भी 2p ऑर्बिटल है, तू परेशान मत हो, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। अब आप एक बात बताओ, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए फ्लोरीन से तो इसको तो जरूरत ही नहीं अब इन लोन पेयर की, क्योंकि इसका तो अपना आंतरिक मामला ही सुलझ गया। फ्लोरीन नहीं दे दिए, घर में से अगर पैसे मिल जाए तो आप लोन क्यों लोगे, तो लोन नहीं लोगे यानी कि लोन पेयर नहीं लोगे तो बेस क्यों कहलाओगे। तो BF3 में क्या है, ये लोन पेयर दे दिए जाते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, इस चीज को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक क्यों कहा, क्योंकि भैया इनके बीच पहले से शेयरिंग थी, लेकिन अब फ्लोरीन ने अपना इसका लोन पेयर वापस कर दिया। लोन पेयर वापस मतलब इन द सेंस इसको बॉन्ड दे दिए, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस बोरोन के साथ ब्रोमीन आ जाए, बोरोन के साथ कौन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, तो ब्रोमीन जो है, देखो फ्लोरीन के पास 2p होते हैं, क्लोरीन के पास 3p होते हैं, ब्रोमीन के पास है 4p। अब उसका ऑर्बिटल है बहुत बड़ा, देखो मेरे ये पीछे स्क्रीन में निकल गया, इतना बड़ा है ये, और बोरोन का ठहरा छोटा सा 2p ठहरा। इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो बोरोन बेचारा भूखा प्यासा रह जाता है, कहता भाई मुझे तो लोन चाहिए ही चाहिए, घर में से मुझे पैसे मिल नहीं रहे, मेरा तो ऑर्बिटल छोटा है, बड़े लोगों ने मुझे पैसे दिए नहीं, तो मुझे तो लोन पेयर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए BBr3 जो है ये आपका डेफिशिएंट रह जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, इसका नेचर ऐसा है। इसलिए BBr3 जो आपका मोर एसिडिक होगा, BCl3 थोड़ा लेस एसिडिक होगा, और BF3 में तो आपको पता ही है लोन पेयर आसानी से मिल गए थे, बैक बॉन्डिंग हो गई थी, तो उसे बाहर से लोन पेयर की जरूरत नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट जितना कमजोर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो BBr3 में बैक बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए वो ज्यादा एसिडिक रहा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट जरूर हूं, आप स्लो करके समझ सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, उम्मीद है आपका पेपर मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में भी हो सकता है, अगर लेट जाता है नोटिफिकेशन दोबारा आने में तो मई तक भी जा सकता है, लेकिन होना जरूर है, इस साल ही वैकेंसी पूरी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट अंडरगो रीमर डीमन रिएक्शन। तो रीमर डीमन रिएक्शन क्या होती है, फिनॉल लेते हैं हम, हालांकि फिनॉल नहीं लेते, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्टिंग तो फिनॉल से ही की। तो फिनॉल के सोडियम सॉल्ट के साथ हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा 12th वाले बच्चों की तरह से, इसका एक H इस Cl के साथ चला जाता है, हालांकि नहीं तो एक कार्बीन रिएक्शन से मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, पहले इसका कार्बीन बनता है, अगर आप BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिलहाल मैं भी, तो मुझे तो प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा वो आप देख लेंगे। तो ये H इस Cl के साथ चला गया, तो क्या बचा, CHCl2, और अगर मैं इसकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो मेरे पास यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl निकल के चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और आपको मिलेगा एक कार्बन पर 2 OH वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट। याद रखना, एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं रहते हैं, तो ये वाटर बना देगा, वाटर और वाटर फिर इस H को भी हटा देगा, Na को सॉरी, तो बाद में तो H ही आ जाएगा वहां पर, ओके पास भी क्या आ जाएगा H। ये क्या बचा आपका, बचा CHO, ये क्या बचा आपका CHO, इसको बोलते हैं हम सैलिसिल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ये आपके रीमर डीमन रिएक्शन होती है। तो रीमर डीमन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट अंडरगोज रीमर डीमन रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा आपका फिनॉल। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देता हूँ। अब ये टोलिन है ना, अब टोलिन मेरे सामने आ गया है तो आपको मैं बता ही देता हूँ। टोलिन की रिएक्शन आप CrO2Cl2 के साथ करा के देखना, ये आपका CHO में बदल जाता है, और ये एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, याद रख लेना, इटार्ड रिएक्शन। डायरेक्ट आप एल्काइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 2 कार्बन का है
तो लास्ट वाला कार्बन आपका CHO में बदलेगा। CrO2 Cl2 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो आपका CHO ये वाला बनेगा, ठीक है ना, ये वाला CHO में बदल जाएगा। ठीक है, इसका नाम मुझे IUPAC नेम कमेंट करके कॉमन नेम आप उसको मुझे बता सकते हैं कि इंटरेस्टिंग नेम है। ठीक है, ये तो बेंजोइक एसिड है, इसको C से नाम है इसका, वो आपको सोच के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। देखो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर देखो आपको दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दे दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर क्या होगा, डेल्टा HV ऐसे ही रखोगे आप 100 प्लस 273, ये हो गया आपका 373। अब कुछ कहेंगे जी क्यों लिया मैंने, क्योंकि आप आंसर देखो केल्विन में दे रखे हैं। ठीक है, तो मुझे इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना जरूरी था। अब डेल्टा HV क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखो ये दिया है आपको 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है, और लेकिन निकलवा रहा है 1 मोल का, 1 मोल ऑफ वाटर। तो आप एक याद रखेंगे 1 मोल में कोई भी दुनिया का एलिमेंट क्यों ना हो, ठीक है ना, मान लो अगर वाटर है तो जो इसका मोलिकुलर मास होता है, जो किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास होता है उतनी क्वांटिटी होती है 1 मोल में, याद रखना 1 मोल में। अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करूंगा तो इसका मतलब 12 ग्राम, अगर मैं 1 मोल CO2 की बात करूंगा इसका मतलब 44 ग्राम। कैसे, 12 कार्बन का और 32 O2 का। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। तो 18 ग्राम का निकलवा रहा है वो। तो आप दोबारा देखो जरा इसमें, वो कह रहा है 1 ग्राम के लिए तो 540 है भाई, कैलोरी पर ग्राम का मतलब क्या है, 1 ग्राम के लिए कितनी है 540 है, तो 18 के लिए कितनी होगी 540 गुणा 18 आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। तो मैं यहां लिख लेता हूं 540 गुणा 18 जो हो गई वो आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गई। अब इस 540 को आप फटाफट से 18 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास कैलकुलेटर रखा हुआ है तो मैं देख रहा हूं इतना, और जब मैं इस कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूं 373 से, तो आपको मिल रहा है 26.05 मिल रहा है मेरे पास के कैलकुलेटर में। ठीक है, तो इस 26.05 के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो थर्मोडायनेमिक की स्पेशलिटी यही है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला याद है तो आप कामयाब हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये भी देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया डिजोल्व करा 45 ग्राम वाटर में, कह रहा है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ। देखो इसका पहले तो मतलब समझ लो, जब वाटर में आप यूरिया मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, तो वो यही कह रहा है रिलेटिव लॉवरिंग। तो रिलेटिव लॉवरिंग का फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसको आप कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। हालांकि अगर आप वेरी डाइल्यूट लोगे तो इसको हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, अगर वेरी डाइल्यूट लेंगे तो Na बहुत ज्यादा होता है NB से, इसलिए NB को छोड़ देते हैं और इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये 12th में CBSE और ISC ऐसे ही करवाता है, ठीक है ना, NB को छुड़वा देता है, Na रखवा देता है। तो अभी हम आंसर चेक कर लेंगे क्या आएगा। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास से, ठीक है, और ये है सोलवेंट का, तो मैं इधर उल्टा करके लिख लेता हूं मोलिकुलर मास अपॉन गिवन अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये है रिलेटिव लॉवरिंग, दिस इज P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और PS क्या है आपका, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा आपको निकलवाने के लिए कह रहा है व्हाट विल बी द रिलेटिव लॉवरिंग, तो रिलेटिव लॉवरिंग कितना होता है, ठीक है। और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछता, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है मेरे साथियों, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछता तो वो होता P नॉट माइनस PS। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये है। तो अब उम्मीद है आप सोल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, मैं डेल्टा P कह लेता हूं अब इस चीज को ना, डेल्टा P इज इक्वल टू WB। अब बताओ सोल्यूट कितना है आपका, सोल्यूट है 3 ग्राम यूरिया जो होता है, अभी मैं पीछे फॉर्मूला भी बता रहा था NH2CONH2। तो मोलिकुलर मास कितना होता है यूरिया का, यूरिया का मोलिकुलर मास आप फटाफट से यहां से निकाल सकते हो, और वैसे तो अब यार याद रखा करो, ठीक है ना, तो निकालो फटाफट से जल्दी से, हाँ ठीक है। तो मोलर मास होता है 60, याद रखेंगे, ठीक है, अपॉन क्या, अब ये इंटू
इनटू, अब ये किस में मिलाया 45 ग्राम वाटर में, तो अमाउंट ऑफ वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है, और उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है आपको 45 दे रखी है, तो 20 तिया तो हो गया 60, ठीक है ना। और आपको पता है 3 छंग 18 होते हैं और 15 तिया 45 होते हैं, मतलब 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा पी जो आपका आ गया, और 3 दूनी होते हैं 6, तो 2/15 का मतलब जल्दी से बता दो, 2/15 का मतलब कितना आएगा, ये सॉल्व करके देख सकते हो 0.13। देखो मैंने कैलकुलेशन तो कहीं नहीं गड़बड़ करी, 20 इकन 20, 20 तिया 60 और 3 छंग 18 और 15 तिया 45, ठीक है। तो और 3 दूनी 6, 2/15, कैलकुलेशन तो कहीं एरर नहीं की, क्योंकि हमारा आंसर तो इसके हिसाब से सही नहीं आ रहा है। दोबारा देखता हूं मैं, हाँ सॉरी, ये कैलकुलेशन गलत कर लिया ना हमने, 20 आएगा ना यहाँ पर, तो 3 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 या 60 होते हैं, 20 3 इकन 3 और 20 या 60, 1/3 मैंने इसको लिख लिया। तो अब आप इसको दोबारा देख लीजिए, कई बार हो जाता है साथियों जल्दी में कराने में, इस तरह की कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ, हालांकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, आप अपने आप भी फटाफट से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं जल्दी रख देता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे अमाउंट दे रखी है सोल्यूट की 3 ग्राम, और यूरिया का मास था आपका 60, और इनटू अमाउंट ऑफ जो मोलिकुलर मास है वाटर का वो होता है 18, और ये आपका दे रखा है डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखी है यूरिया की 45, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे कर दिया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 3 1 जा 3 और 3 20 जा 60, तो 1/20, और ये कितना हो गया जल्दी से बताइए, 3 6 जा, और ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ गया आपका, कितना आंसर आया, मैं कैलकुलेटर से करके दिखा लेता हूं, ये आपका बच गया आपका 0.4, और ये आपका बना 1/20 का आ गया 0.05, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। सो ये आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है 0.02। चलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, हो जाती मतलब जल्दी करेंगे तो हमें इस तरह की एरर करने के लिए देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए आपने केयरफुली करना है, एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। इफ ए स्टीम इंजन, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फिजिक्स में भी है ये आपका, और वो कह रहा है एक इंजन है जो 300 और 400 केल्विन के बीच में ऑपरेट हो रहा है हाई प्रेशर पर, वो कह रहा है एफिशिएंसी निकालनी है। ये कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा होगा, कार्नोट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि जो किसी इंजन की एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करता उसमें कौन सी गैस भरी गई है, याद रखना कार्नोट थ्योरम, ठीक है ना। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, दिस इज एफिशिएंसी। और ये होता है 1 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये आपकी कार्नोट थ्योरम कहलाती है, ठीक है। तो T1 है आपका लोअर टेम्परेचर और T2 है आपका हायर टेम्परेचर, तो इसको ऐसे भी कह देते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये आपके कार्नोट थ्योरम है। तो T2 कितना है आपका 400 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन, और फिर से कितना हो गया 400 केल्विन, तो ये आपका बचा 100 अपॉन 400, यानी कि आपके पास आ गया 1/4, और भैया 1 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं, आपका आ जाएगा 0.25, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, याद रखेंगे। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि किसी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर के, दो टेम्परेचर जिन पे वो ऑपरेट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी, ना कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है इस चीज पर। 78 क्वेश्चन कह रहा है डेक्रोन जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो डेक्रोन मैं बता देता हूं बनता कैसे है। एक है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये एक होता है आपके पास थैलिक एसिड, एक है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2OH, और एक होता है आपके पास थैलिक एसिड। अब आप एक बात देख लो ना, यहीं से करने की भी जरूरत नहीं है, जब आप एक तो बता रहे हो अल्कोहल और एक बता रहे हो एसिड, तो अल्कोहल और एसिड के बीच में तो कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बनता है ना, तो पॉलीएस्टर हो गया। हालांकि मैं आपको बता देता हूं,
ठीक है ना, ये आपका थैलिक एसिड होता है COH और COOH। ठीक है ना, इसको आप ऐसे बना लेते हो बेंजीन वाले डाउन में, तो ऐसे लिखते हो COH और COH, दिस इज थैलिक एसिड। और अगर आप यहाँ पर ये ले लेंगे COH और COOH, तो दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका जो मैंने दूसरा वाला लिखा है तो उसका नाम क्या होता है, देखो ये बेंजीन तो बीच में आपको बनाना ही पड़ेगा, तो इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं टर 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 थैलिक, PHTHALIC, टर थैलिक एसिड। इसको कुछ टर्प थैलिक बोल देते हैं, टर्प। तो ये टर्प थैलिक एसिड आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये टर्प थैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड और आपका अल्कोहल के बीच जो बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्रोन। ठीक है, या टेराइलिन बोल देते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलीएस्टर ये आपका बॉन्ड है। 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विद K2Cr2O7 एंड H2SO4 गिव ए रिएक्शन अदर देन इट्स ऑक्सीडेशन। पहले मैं देखो आपको इसकी कुछ रिएक्शन करवा देता हूं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही जाएगी। देखो, जब भी आपको K2Cr2O7 K2 एक मिनट K2Cr2O7 जब कभी भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा किसी ए के साथ, किसी ए के साथ, ए का मतलब कोई भी कंपाउंड होगा। देखो मैं अभी आपको सारी रिएक्शन करवा दूंगा फटाफट से, फिर आप कभी भी इसकी रिएक्शन को नहीं भूल पाओगे। तो ये क्या क्या बनाता है आप ये ध्यान दें, ये खुद तो बनाएगा, एक तो बनेगा यहां पर K2SO4 प्लस एक बनता है Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना, प्लस H2O, और जो ये A है ये बदल जाएगा A डैश में। ये किस में बदल जाता है, A डैश में, मतलब A का हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब ये प्रोडक्ट आपने हमेशा सेम रखने हैं। अब मैं देखो A बताता चला जाता हूं, A क्या हो सकता है और A डैश क्या होगा। ठीक है, A आपका Ki हो सकता है तो ये I2 में बदलेगा, ये आपका FeSO4 हो सकता है तो ये Fe2SO4 होल थ्राइस में बदलेगा, ये आपका H2C2O4 जिसको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है, तो ये CO2 में बदलता है, ये आपका H2S को S में बदलता है, ये आपका एक और रह गया KNO2 को KNO3 में बदलेगा। कोई सी भी रिएक्शन आपके पास आ जाए, ये आपका Na2SO3 को Na2SO4 में बदलता ही बदलता है, ये याद आप रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखो, इसमें मैंने KCl नहीं लिखा, इसमें KCl नहीं लिखा, तो वो यही कह रहा है कि जब K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका ऑक्सीडेशन वो नहीं कर सकता, तो KCl का वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। बाकी ये आपका अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा, अल्कोहल को एसिड में बदल देगा, देखो ये लिखा हुआ, और आपका इसका भी ऑक्सीडेशन करेगा। और H2C2O4 क्या है, H2C2O4 ये आपका ऑक्सैलिक एसिड को भी बदलेगा। और दिस इज व्हाट, दिस इज इतना हिस्सा देखो NH4SO4 मैंने यहाँ लिखा हुआ FeSO4, यानी कि मोहर सोल्ट का फॉर्मूला है। मोहर सोल्ट, आप अगर टीचर हैं तो 12th क्लास में बच्चों को टाइट्रेशन करवाते होंगे, ठीक है, मोहर सोल्ट की टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये FeSO4 को किस में बदल देता है, फेरिक सल्फेट में। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये सिर्फ K2Cr2O7 के लिए नहीं है, ये KMnO4 के लिए रिएक्शन भी सारी की सारी यही है, बिल्कुल ये आप रट लो, इसमें से एक रिएक्शन तो आनी ही आनी होती है। देखो इसमें भी इस बार आई है, और मैं गारंटी लेता हूँ 2021 का जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस ये आपने ध्यान रखना है। एक बात चलो जाते जाते एक और बात मैं बता देता हूँ, कई बार वो इसकी आयनिक इक्वेशन दे देता है, आयनिक मतलब Ki की जगह हो सकता है I दे दे, तब भी आप इसको I2 में बदलोगे। Fe की जगह Fe+2 दे सकता है, तो आप इसकी जगह Fe+3 लिख देना। H2C2O4 में C2O4 2 नेगेटिव देगा तो इसमें नो चेंज, CO2 ही लिखोगे। H2S में सल्फर 2 नेगेटिव देगा तो यहाँ S ही लिखेंगे। KNO2 में वो NO2 नेगेटिव दे सकता है तो आप यहाँ NO3 नेगेटिव लिखोगे। यहाँ Na2H2O3 है, ये H2O3 2 नेगेटिव देगा तो आप Na2SO4 इसको SO4 2 नेगेटिव लिखेंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल के लिए ये देगा तो आप इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये आयनिक लिख दी मैंने, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनता है, चाहे ये डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन आए या पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन आए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं, ये बहुत पूछा जाता है,
KI को ये KiO3 में बदलेगा बेसिक मीडियम में। अगर इस H2SO4 की जगह क्या दे रखा होगा, वाटर दे रखा होगा या OH दे रखा होगा, तो Ki जो है वो आपका किस में बदलता है, KiO3 में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए ये जरूर नोट कर लें आप। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, हालांकि ये मैंने आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें भी भेजा था, अब ये दिख नहीं रहा है, मैं अलग से लिख लेता हूँ। ArN2 पॉजिटिव CuCN के साथ रिएक्शन करके ArCN बनाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेंडमेयर दे रखा है, गेटरमैन दे रखा है, बेल्जिस्काइमैन दे रखा है, हीक रिएक्शन है HEC के। ठीक है, तो ये मैंने टेलीग्राम के चैनल में भी भेजा था। ठीक है, तो इसलिए जिन साथियों ने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। तो देखो, ये आपकी एक डाइजोनियम सॉल्ट की सेंडमेयर रिएक्शन है। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है कि जब कोई डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2Cl, वो अगर किसी कॉपर के कैटालिस्ट के साथ, कॉपर के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो HCl है लेकिन मैं CuCl कैटालिस्ट ले लूं, मान लो HBr है मैं CuBr ले लूं, ठीक है ना, या प्योर CuCN ही ले लूं, जैसे इस रिएक्शन में दिया हुआ है, CuCN दे रखा है ना इस रिएक्शन में, ये CuCN दे रखा है, तो क्या बनता है। तो बहुत सिंपल है, देखो आप यहाँ पर क्या ले रहे हो कॉपर के साथ, क्लोरीन, तो क्लोरीन आ जाएगा। हालांकि ये वाला रिएक्शन करता है, जब आप मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, और लास्ट वाले में आपका क्या आ जाएगा, CN ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंडमेयर। हालांकि इसमें यील्ड कम आती थी, तो गेटरमैन ने एक अच्छा ऑप्शन दे दिया। गेटरमैन कहता है आप इस Cl को लो ही ना साथ, प्योर कॉपर लो आप, तो गेटरमैन के साथ अच्छी रिएक्शन आती है। देखो मैं इसकी कुछ रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये नोट्स हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। तो देखो ये मेरी नोट्स हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख लें कि जो आपके पास ये डाइजोनियम सॉल्ट है, तो उसकी रिएक्शन की हम बात कर रहे थे। उसकी रिएक्शन देखिए आप, ये CuCl है तो क्लोरीन आ गया, CuBr है तो ब्रोमीन आ गया, इसको सेंडमेयर कहते हैं। और अगर आप प्योर कॉपर ले लेंगे एज ए कैटालिस्ट, तो ये आपका गेटरमैन रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, मैं और जूम करके आपको ये दिखा देता हूँ। उसके बाद Ki के साथ रिएक्शन होगी तो N2Cl की जगह आयोडीन आ जाता है। KCN होगा तो KCl निकल के चला जाएगा, N2 अलग निकल के चला जाएगा और वहां पर CN आ जाएगा। ये बेल्जिस्काइमैन रिएक्शन है, क्योंकि उस ऑप्शन में एक बेल्जिस्काइमैन भी दे रखी थी। तो बेल्जिस्काइमैन का मतलब क्या होता है, HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और फ्लोरीन को जोड़ देंगे, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कपलिंग रिएक्शन है, मैंने ये नोट्स भी शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, आप वहां पर देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन भी मैं वहां पर शेयर कर चुका हूं ग्रुप में, वहां से PDF फाइल आके आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जिसको कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।